चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में 3 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी बचा है और वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि चेयरमैन नैब से मुताल्लिक़ अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है और मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं, उनमें बहुत सारे नए नाम हैं और ये बात भी चल रही है कि शायद उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो है इलेक्शन कमीशन बमुकाबला हुकूमत और तीसरा मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। किस तरीके से एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो निकले हैं और मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं, शायद इलेक्शन की फ़िज़ा बना रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी जनरल पीपीपी जनाब नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं कि जो चेयरमैन नैब हैं उनके हवाले से जो मुद्दत मुलाजमत उनकी ख़त्म हो रही है, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है कि क्या जो चेयरमैन नैब है उनकी एक्सटेंशन हो सकती है या ये पॉसिबल ही नहीं है? इट इज़ नॉट इवन ऑन द कार्ड्स, हो ही नहीं सकता ये लीगली। लीगली तो उसकी प्रोविजन है, ये इट इज़ ओनली फॉर 1 टर्म। तो कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें ये बात मौजूद है। और अगर ये गवर्नमेंट अमेंड करना चाहती है लॉ को तो फिर तो वो मुनासिब बात नहीं होगी कि आपको देखना पड़ेगा कि जब ये लेजिस्लेचर ने ये ऑर्डिनेंस बनाया, ऑल्दो ये आगाज़ में तो माशाल्लाह दौर में बना लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली इसको भी एग्जामिन किया गया, तो इन दी नेशनल इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी के इंटरेस्ट में ये था कि एक टर्म पे हो और ताकि इस उम्मीद से वो गवर्नमेंट्स का स्टूज ना बने या उनका इंस्ट्रूमेंटल ना हो कि उसको एक टर्म और लेनी है। तो इसलिए बाय डिज़ाइन ये लॉ बनाया गया था कि एक टर्म पे ही चेयरमैन होगा। लेकिन अब जो कानून इस वक्त मौजूदा एग्जिस्ट करता है वो यही एग्जिस्ट करता है कि उनकी टर्म जो है अपॉइंटमेंट एक टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए कानून इजाज़त नहीं देता। तो अगर हुकूमत जो है वो इसकी ज़रूरत है, इसके ऊपर एक और ऑर्डिनेंस लाकर इस कानून की तरमीम कर दे तो ये फिर पॉसिबल तो हो जाएगा। देखें, बात यह है कि ऑर्डिनेंस का के ज़रिए ये पहले ही हुकूमत बहुत सारी हुक्मरानी कर रही है, लेकिन ऑर्डिनेंस जो है जो बेसिक इंटेंट है अगर इसको अमेंड करेगी तो ये ऑर्डिनेंस की डिसअप्रूवल भी हो सकती है पार्लियामेंट से, मतलब सेनेट से वो अगर वो उनको ले करना पड़ेगा तो वहाँ से डिसअप्रूव हो जाएगा या फिर वो चैलेंज हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात होगी। उन्होंने अपना, और वैसे भी मौजूदा चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट से लेके अभी तक जो उनकी कारकर्दगी है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो ये मुनासिब बात नहीं होगा कि अकाउंटेबिलिटी के इंटरेस्ट में कि किसी ऐसे शख्स को रीअपॉइंट किया जाए जो कंट्रोवर्शियल बन चुका हो। तो और वो कंट्रोवर्सी आपके मुताबिक कौन सी हैं? 2-3 कंट्रोवर्सीज अगर जावेद इकबाल साहब की हम बात करें, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की, कि वो कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनके मुताबिक इनको अब नहीं होना चाहिए? बात तो वो देखें, पहली बात तो ये है कि एक वो उनकी अपनी ऑडियो और वीडियो उसको देख लें कि वो कहाँ बैठी है, और उस वक़्त जब वो आई थी तो ही शुड हैव स्टेप डाउन। इंसाफ के तकाजे तो ये थे, इस मनसब के तकाजे तो ये थे, स्टेप डाउन कर जाते। सेकेंडली उनकी ये स्टेटमेंट इटसेल्फ कि अगर मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता हूँ तो गवर्नमेंट चली जाएगी, तो वो तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर उनको एक्सटेंड करेंगे तो मज़ीद ये गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कंट्रोवर्शियल है। और बाकी कभी उन्होंने कोई एक्शन हुकूमती अरकाइन के ख़िलाफ़ नहीं लिया, जबकि अपोजिशन को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और हालिया एक रीसेंट बात कि इनिशिएट करते हैं प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जहांगीर तरीन और उनके बेटे के, और फिर अल्टीमेटली इसको शिफ्ट किया जाता है और कोर्ट पे जाके FIA बयान दे देती है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और वो जो चीनी का स्कैंडल और वो गंदम का स्कैंडल, वो गैस तो वाले सर उसके हवाले से तो FIA के जो हैं BRT को आप देख लें, FIA को हेड करने वाले वो जवाब दे हुए ना, ये कैसे जवाब दे हुए नैब के चेयरमैन? देख नहीं, नैब के चेयरमैन तो वो बात हो ना जहांगीर तरीन वाले इशू पे, लेकिन BRT पे कौन है रिस्पॉन्सिबल है? वो जो इशू है टूरिस्ट रिजॉर्ट वाला, स्वात वाला, उसका जिम्मेदार कौन है?
और उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिन पे इन्होंने हेलीकॉप्टर वाला इशू जो है उस पर क्या किया इन्होंने, तो इसलिए बहुत सारा कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। ये विक्टिमाइज तो करते हैं, लेकिन सो फार जो पॉलिटिकल केसेस बने हैं, किसी केस में कन्विक्शन सो फार हुई है? ठीक है, कोई रिकवरी किसी से कर सके हैं? ये इनकी जगह पर कौन ऐसा शख्स है जो आप लोगों के ख्याल में और आपकी पार्टी के ख्याल में मौजूद है? जब ये स्टेज आएगी डिस्कशन के लिए तो बहुत सारे नाम डिस्कस होंगे, और क्योंकि अपोजिशन इस पे बैठ के बात करेगी कानून के तहत, तो लीडर ऑफ अपोजिशन से ही कंसल्टेशन है, लेकिन हम समझते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो नेशनल असेंबली में है वो दीगर जमातों से कंसल्ट करेंगे और फिर उससे आगे पेशरफ्त होगी। सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो मामला है वो है इलेक्शन कमीशन वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर जो हुकूमत के साथ उनका एक मामला चल रहा है। तो आप भी पर्सनली टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है हमारे इलेक्शन के सिस्टम में रिफॉर्म लाएगी? लेकिन इसको ईवीएम को हमने 2010 में भी देखा था, बल्कि उस कमेटी में मैं खुद भी रहा, लेकिन हमने उस वक़्त भी जो हमें प्रेजेंटेशंस दी गई तो ये कोई फिजिबल नज़र नहीं आ रही थी। और बिलखसूस जो RTS इनका बैठ गया 2018 पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की क्रेडिबिलिटी तो रही नहीं। दुनिया में बहुत सारी जगह इसको रिडेंडेंट कर दिया गया, इससे जान छुड़ा ली गई है। और देखिए, बुनियादी तौर पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी कतई नहीं है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाए। ये ज़िम्मेदारी आइन के तहत ECP की है। हुकूमत का फ़र्ज़ यह है कि जो ECP डायरेक्शंस दे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ECP ने क्या किया इलेक्शन को सही करने के लिए? कोई चीज़ ऐसी उन्होंने की? ट्रांसपेरेंट, हम समझते हैं कि ECP को स्ट्रेंथन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और उनकी ऑटोनॉमी को चैलेंज ना किया जाए, ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। दुनिया में जहाँ भी ECP इलेक्शन कमीशन जो हैं आज़ाद हैं, वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी क्यों छुपना चाहते हैं EVM पे मौजूदा हुक्मरान, जिनकी कारकर्दगी सिफर है इन 3 सालों में। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन की भी तो कारकर्दगी सिफर ही है। अगर हम देखें, इनमें तो ये कैपेसिटी नहीं है कि एक हल्के का इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से करा लेते। डस्का में हम लोगों ने देख लिया कि क्या हाल हुआ। तो ये कैसे पूरे मुल्क का अगला इलेक्शन, ये तो वैसे ही इलेक्शन कराएंगे जैसा 2018 में हुआ है, और फिर सारी जमातें सड़कों पर होंगी कि बंदी हो गई। देखें कितनी मासूमियत से आपने कहा कि ECP ने डस्का में क्या किया। ECP ने ही तो स्टैंड लिया डस्का में कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी। मैं मेरी आप बात तो सुन लेना भाई, आप मेरी बात तो सुन लें। जी, मतलब है कि कितनी मासूमियत से आपने कहा डस्का में जो इन्होंने इंटरफेयर किया, प्रॉपरली किया। जब जो एग्जीक्यूटिव थी, जो AIG और DIGs थे और कमिश्नर्स थे, वो उनके टेलीफोन देने को तैयार नहीं थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात करने को तैयार नहीं थे। और जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस होती है वो ताबे होती है ECP के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। तो वो धुंध का बहाना बनाते रहे, और ECP ने फिर उसको कहा दोबारा इलेक्शन रीपोल करवाया। जब रीपोल करवाया तो रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ये सबसर्विएंट होनी चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में ECP के, अगर आप समझते हैं कि मुल्क में ट्रांसपेरेंट और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कुछ सियासत की और ECP की।